कंट्रोल, कॉन्ट्रासेप्शन, इन दोनों का मतलब क्या होता है? अगर इसकी डेफिनेशन आप विकिपीडिया पर देखने जाओ तो उस पर लिखा हुआ है, बर्थ कंट्रोल ऑल्सो नोन एज कॉन्ट्रासेप्शन, एंटी कंसेप्शन एंड फर्टिलिटी कंट्रोल इज द यूज ऑफ मेथड्स और डिवाइसेस टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी। यानी कि कॉइटस या सेक्सुअल इंटरकोर्स के पहले या उसके दौरान या फिर उसके बाद में जो भी मेथड यूज की जाती है सो दैट प्रेगनेंसी रोकी जा सके, उसे कहा जाता है बर्थ कंट्रोल या कॉन्ट्रासेप्शन। इस पेपर में आप देख सकते हो कि काफी सारे अलग मेथड्स हैं जिन्हें बर्थ कंट्रोल या फिर कॉन्ट्रासेप्शन के लिए यूज किया जा सकता है, जैसे कि फीमेल या मेल कॉन्डम्स या फिर स्टेरिलाइजेशन या फिर आईयूडीज या इम्प्लांट्स। ये सभी मेथड्स के सक्सेस रेट्स और फेलियर रेट्स ये सभी डिफर करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे कॉन्ट्रासेप्शन मेथड के बारे में जो कि ऊपर ऊपर से आपको देखने में लगेगा कि इसके काफी सारे एडवांटेजेस हैं और यही सबसे रिलायबल और प्रेफरेबल मेथड हो सकता है, लेकिन ये एक बहुत ही मिसअंडरस्टूड टॉपिक है। आइए आज बात करते हैं ओरल कॉन्ट्रासेप्शन के बारे में। अब ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स में कौन सी दवाई प्रेजेंट है उसके बेसिस पर हमारे पास दो अलग टाइप के ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स आते हैं। सबसे पहले है कॉम्बिनेशन पिल्स और दूसरे है प्रोजेस्टेजन ओनली पिल्स। अगर आप विकिपीडिया का ये पेज देखो तो उसमें आपको दिखेगा कि अलग अलग टेक्निक्स जो कॉन्ट्रासेप्शन के लिए यूज की जाती है उन्हें एनलिस्ट किया गया है और उन्हीं के प्रेगनेंसी रेट्स को भी कंपेयर किया गया है। अब अगर आप इसमें ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स को बाकी की टेक्निक्स के साथ कंपेयर करना चाहो तो इसमें आप देख सकते हो कि ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स कहीं पर बीच में लाई करते हैं। जैसे कि अगर आप फीमेल या मेल कॉन्डम्स के साथ इसका प्रेगनेंसी रेट टेस्ट करो तो फिर कंपैरिजन में आपको ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स काफी ज्यादा इफेक्टिव दिखते हैं, लेकिन अगर आप स्टेरिलाइजेशन या फिर आईयूडीज के साथ कंपेयर करो तो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स के जो प्रेगनेंसी रेट्स है वो काफी हाई है। अब इन प्रेगनेंसी रेट्स को तीन अलग लेवल्स में डिवाइड किया जा सकता है, लो प्रेगनेंसी रेट, मीडियम प्रेगनेंसी रेट और हाई प्रेगनेंसी रेट। अगर हम ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स को इसमें कहीं पर प्लेस करने की ट्राई करें तो वो तकरीबन कहीं पर बीच में यानी कि मीडियम लेवल पर आएगा। अब इसके बावजूद भी बहुत कॉमनली यूज किए जाते हैं ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स और इसका रीजन यही है कि ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स लेने में आपको कोई भी सर्जरी या फिर इन्वेजिव प्रोसीजर का सामना नहीं करना पड़ता। इसके मुकाबले अगर आप कंपेयर करो वेसेक्टमी यानी कि मेल स्टेरिलाइजेशन या फिर ट्यूबेक्टमी यानी कि फीमेल स्टेरिलाइजेशन को, तो ये दोनों केसेस में सर्जरी इन्वॉल्व होती है। और अगर आप आईयूडीज को कंसिडर करो यानी कि इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस को, तो इसमें भी जो आपका डॉक्टर है या फिर कोई मेडिकल प्रोफेशनल है वो एक पर्टिकुलर डिवाइस को वजाइना के थ्रू आपके यूट्रस में इंसर्ट करता है। तो ये एक एडवांटेज की वजह से काफी सारे लोग ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स प्रेफर तो करते हैं, लेकिन कई सारे लोगों को इनके डिसएडवांटेजेस के बारे में कुछ भी पता नहीं होता। आइए आज ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स के फायदे और नुकसान एक एक करके जानते हैं। सबसे पहला नुकसान, ब्लड प्रेशर बढ़ना यानी कि जिसे हाइपरटेंशन भी कहा जाता है क्लिनिकल भाषा में। अगर आप मई 2023 की ये स्टडी को देखो तो इसमें ओसीपीज यानी कि ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स और सीएचसीज यानी कि कंबाइंड हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, इन दोनों को लिंक किया गया है हाइपरटेंशन यानी कि हाई ब्लड प्रेशर के साथ। दूसरा डिसएडवांटेज है वीनस थ्रोम्बोएम्बोलिज्म के चांसेस बढ़ना। अगर आप इस वर्ड को वीनस थ्रोम्बोएम्बोलिज्म को दो हिस्सों में कट करो तो एक आपके पास आता है वीनस यानी कि आपके वेन्स से जो रिलेटेड है, और दूसरा वर्ड आपके पास आता है थ्रोम्बोएम्बोलिज्म यानी कि एक ब्लड क्लॉट फॉर्म हुआ है जो कि आपकी पूरी बॉडी में सर्कुलेट कर सकता है। आप देख सकते हो कि कितने सारे अलग अलग पेपर्स ने वीनस थ्रोम्बोएम्बोलिज्म को लिंक किया हुआ है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स के यूज के साथ। अब अगर ये ब्लड क्लॉट अलग अलग जगह पर जाकर फंस सकता है तो ये बहुत ही एडवर्स इफेक्ट्स कॉज कर सकता है आपकी हेल्थ के ऊपर। तीसरा डिसएडवांटेज, ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस इंक्रीज होना। आपने बिल्कुल सही सुना, ये स्टडी जो मैंने रेफर की है उसमें यह देखा गया है कि ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स लेने से ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस इंक्रीज हो सकते हैं। ये बात अलग है कि यही सेम रिसर्च में अगर आप आगे देखने जाओ तो इसमें यह भी लिखा है कि ओवेरियन कैंसर के चांसेस ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स लेने से रिड्यूस यानी कि कम हो जाते हैं, लेकिन ये बात हम एडवांटेजेस में कंटिन्यू करेंगे। चौथा डिसएडवांटेज, कॉन्ट्रा इंडिकेशन इन माइग्रेन विथ ऑरा।
अब इसमें सभी टर्म्स को एक एक करके समझते हैं। सबसे पहली टर्म है कॉन्ट्रा इंडिकेशन। कॉन्ट्रा इंडिकेशन का मतलब यह है कि एक सर्टेन कंडीशन है, यानी कि इस केस में माइग्रेन विथ ऑरा, उस केस में आप प्रेफर ये करो कि एक सर्टेन दवाई आप लेना रिस्ट्रिक्ट कर दो, यानी कि वो दवाई आप ना लो, क्योंकि उससे काफी भारी कॉम्प्लिकेशंस खड़े हो सकते हैं, क्योंकि चांसेस ज्यादा है आपकी कंडीशन में। इस केस में माइग्रेन विथ ऑरा की कंडीशन में आप ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स ना लो तो बेहतर है। अब माइग्रेन्स के भी अलग टाइप्स हो सकते हैं, जैसा मैंने पहला मेंशन किया, माइग्रेन विथ ऑरा, जिसमें कि आपको सेंसरी डिस्टर्बेंसेस यानी कि देखने में प्रॉब्लम, विजुअल डिस्टर्बेंसेस हो सकते हैं। ऐसे केसेस में यूजुअली ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स कॉन्ट्राइंडिकेटेड होते हैं। लेकिन अगर आप दूसरी तरफ जाओ तो आपके पास आता है माइग्रेन विदाउट ऑरा। अब इस केस में यह जरूरी नहीं कि ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स कॉन्ट्राइंडिकेटेड होंगे। इस केस में बेहतर यही है कि अगर आपको माइग्रेन है कोई भी टाइप का, विथ ऑरा विदाउट ऑरा, आप एक बार अपने डॉक्टर से कंसल्ट करो और उनसे बात करके देखो कि मुझे ये प्रॉब्लम है तो मुझे क्या करना चाहिए। अब एक तीसरी भी कंडीशन कंसिडर की जा सकती है माइग्रेन की। अब ये कंडीशन बाकी की दो कंडीशन से रिलेटेड नहीं है, क्योंकि उस केस में ऑरा से रिलेशन था। लेकिन इस केस में प्रॉब्लम यह है कि माइग्रेन मेंस्ट्रुएशन की वजह से कॉज हो रहा है। अब अगर ऐसे केसेस में देखने जाओ तो जैसा कि हम आगे जाके एडवांटेजेस में भी देखने वाले हैं, माइग्रेन रिलेटेड टू मेंस्ट्रुएशन के केसेस में ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स एक्चुअली बेनिफिशियल होते हैं। एक और डिसएडवांटेज है ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग के चांसेस बढ़ना। अगर आपकी पूरी मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान जब आपको ब्लीडिंग नहीं होना चाहिए तभी भी आपको अगर इरेगुलर स्पॉटिंग या फिर ब्लीडिंग दिखता है तो इसे कहा जाता है ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग। काफी सारे कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स के साथ लिंक किया गया है ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग के चांसेस बढ़ना। लेकिन एट द सेम टाइम यहां पर भी एक दूसरी साइड भी है। ये दूसरी साइड ये है कि अगर वो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव में एथिनिल एस्ट्राडायोल यानी कि ईई प्रेजेंट है तो उस केसेस में ये भी देखा गया है कि ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग के चांसेस एक्चुअली कम हो जाते हैं। अब मैंने आपको इतने डिसएडवांटेजेस गिना दिए कि आपको लगेगा कि ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स यूज करने का मतलब क्या हुआ फिर, लेकिन साथ ही साथ इसके ऑन पेपर जो एडवांटेजेस है उसको छोड़कर काफी और एडवांटेजेस भी है। आइए उन्हें भी एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहला एडवांटेज, ये पॉइंट मैंने डिसएडवांटेजेस में ब्रेस्ट कैंसर का पॉइंट कवर करते वक्त भी दिखाया आपको। इसमें यह लिखा है कि जो ओवेरियन कैंसर के चांसेस है वो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स लेने से कम हो जाते हैं। यही नहीं, कोलोरेक्टल कैंसर भी जो है, कोलन का कैंसर और रेक्टम का कैंसर, इन दोनों को अगर कंबाइन किया जाए तो इसे कहा जाता है कोलोरेक्टल कैंसर। इसके चांसेस भी ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स लेने से कम हो जाते हैं। दूसरा एडवांटेज, आपने एक्ने वल्गैरिस का नाम सुना होगा। बेसिकली जो स्किन की कंडीशन होती है जिसमें बहुत सारे पिंपल्स आ जाते हैं। ये एक्ने वल्गैरिस जो है वो कई बार हार्मोनल लेवल के फ्लक्चुएशंस की वजह से होते हैं। अब ये ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स जो है वो प्रिसाइसली हार्मोन लेवल्स को बैलेंस करने में ही हेल्प करते हैं। इसी की वजह से ये भी देखा गया है कि ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स लेने पर एक्ने वल्गैरिस की प्रॉब्लम्स भी मैनेज की जा सकती है। अब अगर हम इस पेपर के रिजल्ट को देखने जाए तो इसमें दिखाया गया है कि कैसे काफी सारी कंडीशंस में ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स असल में बेनिफिशियल है। लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें लिखा हुआ है कि जो रिजल्ट्स है उसमें से कुछ ऑब्जेक्टिव रिजल्ट्स है और कुछ सब्जेक्टिव रिजल्ट्स है। अब ये जो ऑब्जेक्टिव रिजल्ट्स है इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है और हम कह सकते हैं कि ये काफी एक्यूरेट है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव रिजल्ट्स में किसी का परसेप्शन या फिर ओपिनियन नहीं आता। लेकिन अगर हम सब्जेक्टिव रिजल्ट्स की बात करें तो इसमें काफी बायस और ओपिनियंस और परसेप्शन आ सकता है। इस वजह से हम कह सकते हैं कि ये जो रिजल्ट्स है ये सभी 100% एक्यूरेट नहीं है। अब इससे पहले कि हम सभी टर्म्स को अलग अलग देखें और सभी का एक लाइन में डेफिनेशन देखें, मुझे ये क्लियर करना है कि इस केस में आप देख सकते हो कि जो माइग्रेन की कंडीशन है उसमें ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स को बेनिफिशियल बताया गया है, जबकि मैंने डिसएडवांटेजेस के सेक्शन में जो कवर किया उसमें मैंने कहा कि माइग्रेन विथ ऑरा की कंडीशन में कॉन्ट्रा इंडिकेशन है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स का। अब यहां पर जो माइग्रेन मेंशन्ड है अगर आप उसे ध्यान से देखो तो वो रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट बेनिफिट्स के सेक्शन में इंक्लूडेड है। इसका मतलब हम ये डिड्यूस कर सकते हैं कि ये जो माइग्रेन है
ये मेंस्ट्रुएशन से होने वाला माइग्रेन जो मैंने पहले भी मेंशन किया उससे रिलेटेड है। और वहां पर भी मैंने कहा था कि जो मेंस्ट्रुएशन की वजह से माइग्रेन होता है उस केस में ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स बेनिफिशियल होते हैं। अब हम जल्दी से ये पेपर में जो मेंशन्ड सिचुएशंस है या फिर कंडीशंस है उन्हें एक लाइन में समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहली टर्म है नॉन गायनेकोलॉजिकल बिनाइन डिसऑर्डर्स, यानी कि ऐसी प्रॉब्लम्स जो कि ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाती और रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट से उनका कोई रिलेशन भी नहीं होता। मलिग्नेंसीज, यानी कि ऐसे कैंसरस ग्रोथ जो पूरी बॉडी में सर्कुलेट कर सकते हैं और डैमेज कॉज कर सकते हैं। टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम, एक ऐसी कंडीशन जो ज्यादातर देखी तो नहीं जाती लेकिन लाइफ थ्रेटनिंग यानी जानलेवा भी हो सकती है और बैक्टीरियल टॉक्सिन्स इसे कॉज करते हैं। डिस्मेनोरिया, ऐसी कंडीशन जिसमें पीरियड्स के दौरान या मेंस्ट्रुएशन के दौरान बहुत ज्यादा पेन होने लगता है। पीएमएस या प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, इसका मतलब यह है कि ऐसे सिम्टम्स जो इमोशनल और फिजिकल हो सकते हैं जो मेंस्ट्रुएशन या पीरियड्स के पहले आते हैं। ओवेरियन सिस्ट्स, यानी कि ओवरीज पर फ्लूइड से भरे हुए ऐसे सैक्स जो कि यूजुअली कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। पीसीओएस, यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, जिस केस में हार्मोनल इम्बैलेंसेस की वजह से एक्ने की प्रॉब्लम्स बढ़ जाती है, मेंस्ट्रुएशन इरेगुलर हो जाता है और साथ ही साथ ओवरी पे सिस्ट्स दिखना चालू हो जाते हैं। एक्टोपिक प्रेगनेंसी, यानी कि यूट्रस के बाहर कहीं भी होने वाली प्रेगनेंसी, यूजुअली देखा जाता है कि ये प्रेगनेंसी फेलोपियन ट्यूब में होती है। हाइपोएस्ट्रोजनिज्म, यानी कि बॉडी में एस्ट्रोजन का लेवल जो रिक्वायर्ड है उससे कम है। एंडोमेट्रियोसिस, जिसमें यूट्रस की लाइनिंग यूट्रस से बाहर ग्रो होने लगती है जिससे कि पेन होता है। एडिनोमायोसिस, यानी कि जो यूट्राइन लाइनिंग है उसकी ग्रोथ उसके मसल लेयर में होने लगती है जिससे कि मेंस्ट्रुएशन पेनफुल और हेवी हो जाता है। यूट्राइन फाइब्रॉइड्स, यानी कि यूट्राइन में ऐसा ग्रोथ जो कि है तो नॉन कैंसरस लेकिन फिर भी वो ग्रोथ इरेगुलर है और उसी की वजह से ब्लीडिंग और पेन हो सकता है। पीआईडी, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का इंफेक्शन। बिनाइन ब्रेस्ट डिजीज, ब्रेस्ट पर फॉर्म होने वाले ऐसे लंप्स या फिर चेंजेस जो कि असल में कैंसरस नहीं है। मल्टीपल स्क्लेरोसिस, एक ऐसी कंडीशन जिसमें आपकी खुद की बॉडी की इम्यून सिस्टम आपके खुद के नर्वस सिस्टम पर अटैक करती है जिससे कि कोऑर्डिनेशन और मूवमेंट में प्रॉब्लम आती है। पोर्फायरिया, एंजाइम की प्रॉब्लम होने की वजह से ऐसे डिसऑर्डर्स जो कि स्किन और नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करते हैं। अब अगर आप ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स लेने के बारे में सोच रहे हो तो इस केस में कुछ चीजें कंसिडर करना बहुत जरूरी है। सबसे पहला कंसिडरेशन, ये वीडियो में अब तक मैंने जो भी कहा है और आगे जो भी कहूंगा वो सभी चीजें जनरल इंफॉर्मेशन पर्पसेस और अवेयरनेस के लिए है। ये आपके लिए कोई पर्सनल एडवाइस नहीं है। अगर आप ये सोच रहे हो कि मुझे ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स लेने चाहिए या नहीं, ये मेरे लिए फायदेमंद होंगे या नहीं, तो इसके लिए सबसे जरूरी यह है कि आप एक डॉक्टर को कंसल्ट करो, आपकी पूरी सिचुएशन उन्हें बताओ। अब इन केसेस में सबसे रिलायबल ऑब्वियसली स्पेशलिस्ट होते हैं। स्पेशलिस्ट इस केस में दो अलग हो सकते हैं, एक होते हैं रिप्रोडक्टिव एंडोक्राइनोलॉजिस्ट और दूसरे होते हैं ओबीजीवाईएन यानी कि ऑब्स्टेट्रिशियन गायनेकोलॉजिस्ट। अगर आप स्पेशलिस्ट के पास ना जाओ तो एट द वेरी लीस्ट फैमिली डॉक्टर के पास जाकर एक बार उन्हें कंसल्ट करो। अब दूसरा कंसिडरेशन ये है कि अगर आपको कॉन्ट्रासेप्शन का और कोई मेथड भी कंसिडर करना हो तो आप आईयूडीज कंसिडर कर सकते हो। इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस, आईयूडीज एक बहुत ही अट्रैक्टिव ऑप्शन है। अगर आपको आईयूडीज कंसिडर करने हैं देन आई वुड सजेस्ट कि आप एक बार जाकर आईयूडीज पर थोड़ा रिसर्च करो, अपने हिसाब से गूगल पर देखो। अब मैं ये नहीं कह रहा कि आईयूडीज परफेक्ट है और इनमें कोई भी खामियां या फिर डिसएडवांटेजेस नहीं है। इनमें भी डिसएडवांटेजेस है जैसे कि इन्फेक्शंस, परफोरेशंस या फिर फेल्ड इंसर्शंस, जैसे कि ये पेपर में दिखाए गए हैं। लेकिन यही पेपर में ये भी लिखा गया है कि ये सभी कॉम्प्लिकेशंस बहुत रेयर केसेस में होते हैं। अब ये सभी कॉम्प्लिकेशंस रेयर होने के साथ साथ बहुत सारे और भी एडवांटेजेस है जो आईयूडीज आपको दे सकते हैं। जैसे कि सबसे पहला और सबसे बड़ा एडवांटेज आईयूडीज का ये है कि इनका जो प्रेगनेंसी रेट है वो परमानेंट स्टेरिलाइजेशन के प्रेगनेंसी रेट में फॉल करता है। यानी कि जो परमानेंट स्टेरिलाइजेशन का प्रेगनेंसी रेट है वो 1% के भी नीचे होता है और आईयूडीज भी उसी लेवल का प्रेगनेंसी रेट आपको दे सकते हैं।
सिर्फ कॉन्ट्रासेप्टिव बेनिफिट्स ही नहीं बल्कि आईयूडीज आपको काफी सारे नॉन कॉन्ट्रासेप्टिव बेनिफिट्स भी दे सकते हैं, जैसे कि इस पेपर में लिखा हुआ है एचएमबी ट्रीटमेंट। एचएमबी मतलब होता है हेवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग या फिर एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया, यानी कि एक प्री कैंसरस स्टेज यूट्रस का। ये सभी केसेस में भी आईयूडीज बहुत इफेक्टिव हो सकते हैं। अगर आप ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स लेना शुरू भी कर देते हो तो भी आपको कुछ चीजें बहुत ध्यान में रखनी है। सबसे पहली चीज ये है कि अगर आपको डॉक्टर ने ये कहा है कि एक दिन में एक टैबलेट लेनी है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव की, तो आपको वो याद से लेनी है, क्योंकि कंसिस्टेंसी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इस कंसिस्टेंसी पे ही डिपेंड करता है कि आपकी जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव टैबलेट है वो कितनी इफेक्टिव होगी, और साथ ही साथ आपके हार्मोन लेवल्स पर भी उसी पर डिपेंड करते हैं। अब जैसा मैंने डिसएडवांटेजेस के सेक्शन में कहा, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव लेने के काफी सारे डिसएडवांटेजेस भी है। तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक बार अगर आपने ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स का डोज लेना शुरू किया तो आपको रेगुलर हेल्थ चेकअप्स करवाने हैं। जैसे अगर एग्जाम्पल के तौर पर मैं कहूं तो ब्लड प्रेशर का चेकअप आपको रेगुलरली करवाना बहुत जरूरी है। और एक बात ध्यान में रखना जो जरूरी है वो ये है कि ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स आपको एसटीआईज या एसटीडीज, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस से प्रोटेक्ट नहीं करते। इसके लिए आपको अलग से कोई और मेथड यूज करना बहुत जरूरी है, जैसे कि कॉन्डम्स। अगर एक बार आपने ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स लेना शुरू किया और उसके बाद ACHES इनमें से कोई भी एक सिम्टम आपको दिखना शुरू हुआ, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपने मेडिकल प्रोवाइडर को एक बार कंसल्ट करो। ACHES का मतलब है A एब्डोमिनल पेन, C चेस्ट पेन और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, H हेडेक्स, E आई प्रॉब्लम्स, S सिवियर लेग पेन और स्वेलिंग। इनमें से कोई भी सिम्टम दिखने पर यह बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने मेडिकल प्रोवाइडर के साथ कंसल्ट करो। मिलते हैं अगले वीडियो में।